नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी के अगले प्रैक्टिस सेट की, जो आपका उत्तराखंड क्लर्क का 19 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए हम ये हिंदी के प्रैक्टिस सेट आप एक क्रम कर रहे हैं, जिसकी हमने एक वीडियो पहले बनाकर डाल भी दी है। अगर आप सभी दोस्तों ने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज उसको जाकर देखिए। उसके बाद हमारी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम उत्तराखंड आयोग के द्वारा जो पैटर्न निश्चित किया गया है उसी के पैटर्न के अनुसार अगले 20 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके जो नए वाले आने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें लोकोक्तियां जो हैं कुमाऊनी की और गढ़वाली की भी शामिल कर दी गई हैं, और जो गढ़वाली के या कुमाऊनी के जो भाषा के शब्द हैं जो आयोग हमें आजकल हिंदी के ही सेट में दे रहा है, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारी दूसरी वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको देखिए, इस पर बने रहिए हमारे साथ, जिसको करने के बाद आपको आने वाले पेपर के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि हमारी हिंदी किस प्रकार आने वाली है, उसमें कितने चैप्टर के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, और लोकोक्ति जो कुमाऊनी गढ़वाली हैं उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है, जो कि आपके हिंदी के पेपर में जो हिंदी का पोर्शन रहेगा एग्जाम में उसमें बहुत ज्यादा सहायता आपको करने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। हमारा पहला क्वेश्चन है, काठा खुट्टा और लुबा कपाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सिर पर सिर लहूलुहान होना, दूसरा ऑप्शन है पेड़ की लकड़ी सिर पर गिरना, तीसरा ऑप्शन है काला होना, और चौथा ऑप्शन है मजबूत, ये सॉरी दोस्तों होना है, मजबूत होना। तो देखिए, जो काठा होता है, काठा कहा जाता है दोस्तों लकड़ी को, इसको कहते हैं दोस्तों लकड़ी को कहा जाता है। और खुट्टा का अर्थ होता है दोस्तों घुटना, घुटना। और लोहा दोस्तों कहते हैं लोहा, और कपाल दोस्तों कहते हैं सिर, जानते ही होंगे आप। तो ये जो हमारा, अगर इनको हम मिलाकर देखते हैं तो लकड़ी, घुटना, लोहा, सिर, क्योंकि जो घुटना है दोस्तों वो लकड़ी के समान कठोर है, और जो सिर है वो किसके समान कठोर है? लोहे के समान कठोर है। तो यहाँ पे जो कठोरता की बात चल रही है, मतलब दोस्तों एक मजबूती के बारे में बात की गई है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, मजबूत होना। तो काठा खुट्टा लुवा कपाल जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मजबूत होना होता है। तो इसी क्रम में चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरत को कुमाऊनी भाषा में क्या कहा जाता है? तो औरत को कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए, सियणी, पहला ऑप्शन है सेणी, दूसरा है औरू, तीसरा है जनानी, और चौथा है दोस्तों औरत। ठीक है, तो दोस्तों जो औरत है उसको कुमाऊनी भाषा में हम कहते हैं सेणी। तो ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है ये दोस्तों हो जाएगा सही। तो औरत को हम कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं? सेणी कहते हैं दोस्तों। और अगर हम बात चलेगी गढ़वाली भाषा की, तो गढ़वाली भाषा में औरत को क्या कहते हैं दोस्तों? जनानी कहते हैं। तो जो जनानी है हमारा, ये कौन सी भाषा में कहा जाता है दोस्तों? गढ़वाली में कहा जाता है। और जो सियणी है वो किस में कहा जाता है? कुमाऊनी में कहा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को भारतीय संविधान में कौन सा दर्जा प्राप्त है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा भी जाता है, और इस क्वेश्चन में जो लोग हैं या जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय भाषा, और दूसरा ऑप्शन है राज्य भाषा, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय भाषा, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सहायक भाषा। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, तो 14 सितंबर 1949 को हमारी जो संविधान है, हमारे संविधान में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया था दोस्तों। कौन सा दर्जा दिया गया था? राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, राज्य भाषा। भारतीय संविधान में जो हिंदी को दर्जा प्राप्त है वो दोस्तों राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, पर दोस्तों हमारी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त नहीं है। किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। कब इसको ये दर्जा कब दिया गया था? तो ये दर्जा दोस्तों दिया गया था 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, जिसे हम किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस, तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 10
जनवरी। ठीक है दोस्तों, कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो हमारा राष्ट्र विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को मनाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के कौन से स्वर को शहीद स्वर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहला है अंग, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है छोटा आ, और चौथा ऑप्शन है आह। तो दोस्तों इसमें जो छोटा आ है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। छोटे आ को हम शहीद स्वर के नाम से भी जानते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है दोस्तों? तो देखिए आपने पढ़ा होगा, छोटे आ की जो मात्रा होती है वो दोस्तों जो शब्द होता है उसके ऊपर छत जो लगी होती है उसे क्या कहते हैं? छोटे आ की मात्रा कहते हैं। और ये हर जो हमारा एक व्यंजन हो या स्वर हो उसी में विद्यमान रहती है। हर किसी में जो वर्ण के ऊपर है एक छत लगाई जाती है जो किसकी मात्रा के बारे में प्रयोग की जाती है? छोटे आ की मात्रा में कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में छोटे आ की मात्रा को बताया भी नहीं गया है कि कहीं भी नहीं लगती है। ठीक, तो ये जो छोटा आ है इस शब्द के साथ मिलकर अपना अस्तित्व खो देता है, ये दिखाई नहीं देता है। बाकी इसके अलावा जितने भी हमारे स्वर हैं उनकी मात्रा जब हम शब्द के साथ प्रयोग करेंगे तो वो दिखाई भी देती है, और छोटे आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? शहीद स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाब रैकी पुछड़ी बाकराक खाप लोगोक्ति का अर्थ क्या होगा या अर्थ होगा? तो पहला ऑप्शन है अत्यधिक लाभ होना, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक हानि होना, तीसरा ऑप्शन है ना लाभ ना हानि, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बकरे की अर्थ आता है, जो बकरे की शब्द है इसका अर्थ होता है बकरे की, बकरे की। पुछड़ी का अर्थ होता है दोस्तों पूंछ। क्या अर्थ होता है दोस्तों? पूंछ होता है। और बकराक का अर्थ होता है बकरा। ठीक है, और खाप का अर्थ होता है दोस्तों मुंह। क्या होता है दोस्तों? मुंह। तो बकरे की पूंछ बकरा मुंह, मतलब जो बकरे की पूंछ है वो किसके मुंह में है दोस्तों? बकरे के ही मुंह में है। मतलब अपनी पूंछ को उसने खुद ही अपने मुंह में ले रखा है। तो दोस्तों इसका तो कोई लाभ नहीं होगा ना कोई हानि होगी। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीजा को कुमाऊनी में बोला जाता है। जीजा को कुमाऊनी में क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जीजा, दूसरा है भिन्न, तीसरा है भेना, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों जीजा। कितने ऑप्शन है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, जीजा, भिन्न, भेना और जीजा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जीजा को कुमाऊनी में बोला जाता है। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों, जो जीजा है, जीजा को कुमाऊनी भाषा में बोला जाता है भिना। अब भिना तो दोस्तों इस 4 ऑप्शनों में नहीं है, तो उससे जो मिलता जुलता आंसर है दोस्तों क्या है? भिन्न। तो भिन्न या भिना कौन सी भाषा में जीजा को बोलते हैं? कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि हिंदी में जीजा बोलते हैं, संस्कृत में जामाता बोलते हैं, कुमाऊनी में भिन्न या भिना बोलते हैं। तो गढ़वाली में क्या बोला जाएगा दोस्तों? तो जो भेना होता है, भेना, भेना हम कौन सी भाषा में बोलते हैं दोस्तों जीजा को? तो भेना बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। जो भेना है दोस्तों ये बोला जाता है गढ़वाली में, और जो हमारा भिन्न है ये बोला जाता है दोस्तों कुमाऊनी में। कौन सी भाषा में दोस्तों? कुमाऊनी में। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा हमारा? भिन्न आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संधि शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो संधि शब्द जो है हमारा किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है सम प्लस धी, दूसरा है सत प्लस धी, तीसरा है सन प्लस धी, और चौथा ऑप्शन है सड प्लस धी। तो देखिए जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है हमारा पहला दोस्तों, सम प्लस धी। तो सम के साथ जब धी का मेल होता है दोस्तों तो क्या बनता है हमारा? संधि बनता है दोस्तों। क्या बनता है? संधि बनता है। और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो पक्षों का मेल या जोड़ ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है दोस्तों। संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? तो संधि के बारे में हमने कल भी जिक्र किया था। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है दोस्तों व्यंजन संधि, और तीसरी दोस्तों होती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों? विसर्ग संधि। तो जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल किया जाता है, मतलब पहले पक्ष में स्वर और दूसरे पक्ष में स्वर,
दोनों पक्षों में जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो दोस्तों कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि बनती है। बात करते हैं व्यंजन संधि की, तो स्वर के साथ व्यंजन हो, ठीक है दोस्तों, स्वर के साथ व्यंजन हो या व्यंजन के साथ स्वर हो दोस्तों, स्वर के साथ व्यंजन हो या व्यंजन के साथ स्वर हो दोस्तों, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन हो दोस्तों, तो हमारी कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। मतलब अगर हम व्यंजन का मेल व्यंजन से करेंगे तो भी हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन का मेल स्वर से करेंगे तो भी व्यंजन संधि है, और अगर स्वर का मेल हम व्यंजन से करते हैं तो भी व्यंजन संधि है, और स्वर का मेल स्वर से करेंगे तो कौन सी संधि थी? स्वर संधि थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें समझ में आ गया। स्वर का मेल जब स्वर से होगा तो स्वर संधि होती है, और व्यंजन का या स्वर का मेल जब व्यंजन के साथ होता है तो कौन सी संधि होती है दोस्तों? व्यंजन संधि होती है। बात करते हैं विसर्ग संधि की, तो हमने कल भी बताया था कि जब आपने देखा होगा कि किसी किसी शब्द में ये दो बिंदियां लगी होती हैं दोस्तों, तो ये जो दो बिंदियां होती हैं इनको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। और जिस भी संधि में हमें ये दो बिंदियां दिखाई देंगी वो कौन सी संधि होती है दोस्तों? विसर्ग संधि होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए बात करते हैं सोतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए ऑप्शन है हमारे तेला, दूसरा ऑप्शन है एला, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एला, ये ए पे डबल मात्रा है, और चौथा ऑप्शन है हमारा ईला। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सोतेला है इसका जो मूल शब्द है ये किससे बना है दोस्तों? ये बना है सोत से। किससे बना है दोस्तों? सोत से बना है। अब सोत शब्द हमारा मूल है और हमें शब्द बनाना है सोतेला। कौन सा बनाना है दोस्तों? सोतेला। तो सोत में कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? एला। ठीक है दोस्तों, कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा? एला। अब एला के लिए जो हमारा था तेला पे एक मात्रा थी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा वाला ए है उसमें एक मात्रा लगी हुई है, और जहां पे ए पे मात्रा लगी होती है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दो मात्राएं होती हैं, और हमारे सोतेले में कितनी मात्राएं हैं? एक मात्रा है दोस्तों। तो सोतेला शब्द का कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? एला प्रत्यय यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार दोस्तों है? तो ऑप्शन है हमारे असंगति अलंकार, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों तद्गुण अलंकार, तीसरा ऑप्शन है विभावना अलंकार, और चौथा ऑप्शन है दृष्टांत अलंकार। देखिए दोस्तों चौपाई का अलंकार लगाने से पहले हम इसके बारे के अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बिनु का अर्थ होता है दोस्तों बिना, पद का अर्थ होता है पैर, ठीक है, बिना पैर के, चले मतलब चलना, तो बिना पैर के जो दोस्तों व्यक्ति है वो चल रहा है, सुने मतलब सुनना, बिनु मतलब बिना, और काना मतलब कान, तो बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है। कर मतलब, कर का अर्थ होता है दोस्तों हाथ, बिनु का अर्थ होता है बिना, कर्म करे, कर्म का अर्थ होता है काम, और करे का अर्थ होता है करे, तो बिना हाथों के वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। विधि नाना, और विधि नाना का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है अनेक प्रकार से, तो बिना पैरों के वो चल रहा है, बिना कानों के वो सुन रहा है, और बिना हाथों के वो अनेक प्रकार से अपना कार्य कर रहा है दोस्तों। तो जहां पर हमारे पास साधन नहीं होता फिर भी हम कार्य कर लेते हैं या करते हैं, वहां पे जो अलंकार होता है दोस्तों, वहां पे अलंकार होता है विभावना अलंकार। तो इन तीनों ऑप्शनों में से जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, चारों ऑप्शनों में सॉरी, चारों ऑप्शनों में से जो हमारा तीसरा ऑप्शन है विभावना अलंकार, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सकल सकल शब्द युग्म के लिए उचित अर्थ वाले युग्म को चुने। तो सकल सकल शब्द युग्म के लिए उचित अर्थ वाला युग्म हमें यहाँ पर दोस्तों चुनना है। मतलब सकल जो पहले वाला है उसका अर्थ कुछ हमें चुनना है, और दूसरे वाले जो सकल है उसका अर्थ भी हमें यहाँ पर चुनना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा सन, और दूसरा ऑप्शन है संवत, सॉरी पहला ऑप्शन है हमारा सन और संवत, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों संपूर्ण और अंश, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सबल और निर्बल, और चौथा ऑप्शन है कला और कृति। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, पर जो हमारा सकल एक होता है, देखो इसमें एक पहले वाला जो सा है वो छोटा है, और दूसरा वाला जो शब्द है उसका सा क्या है? बड़ा है। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो होता है संपूर्ण और अंश। क्या होता है दोस्तों? संपूर्ण और अंश। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, संपूर्ण और अंश हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिरंतन का विलोम क्या होता है?
चिरंतन का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है पहला अचर, दूसरा होता है अचेतन, तीसरा ऑप्शन है नस्वर और चौथा ऑप्शन दिया है अचिंतन। चौथा ऑप्शन कौन सा दिया है दोस्तों? अचिंतन। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा चिरंतन का जो विलोम है वो क्या होता है दोस्तों, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये आपको मैं आशा करता हूं कि आपको याद होगा। चिरंतन का जो विलोम होता है दोस्तों वो क्या होता है? नस्वर होता है। क्या होता है दोस्तों? चिरंतन का विलोम नस्वर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा आंसर है सर दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो निम्न में हमें शुद्ध वर्तनी देखनी है दोस्तों। पहला दिया है उन्नयन। चारों ही जो हमारे ऑप्शन हैं उन्नयन के दिए हैं दोस्तों, तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। जो चौथा वाला उन्नयन है वो बिल्कुल सही लिखा गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? चंद्रमुखी शब्द जो है हमारा, इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों हमें कर्मधारय समास। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बहुब्रीहि समास। चौथा ऑप्शन दिया गया है द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले आप समास के बारे में बात करते हैं। समास दोस्तों होता क्या है? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है संक्षेप करना। ठीक है दोस्तों, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेप करना होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल किया जाता है और एक ही शब्द बना दिया जाता है, तो वहां पे कौन सा वो क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं समास। मतलब संक्षेप कर दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? समास बन जाता है दोस्तों। अब समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो समास हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए भी गए हैं। तो अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। इसके अलावा भी दो समास हमारे होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा होता है तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास। ये हमारे समास के जरा भेद हैं। चार वो दे रखे हैं और दो ये हैं हमारे। कुल कितने हो गए हैं? समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो अव्ययी भाव जो समास है ये बना है अव्यय से। किससे बना है दोस्तों? अव्यय से। तो जब किसी शब्द के साथ किसी अव्यय का मेल होता है तो वो किस में आता है? अव्ययी भाव समास में आता है। इसमें क्या जुड़ता है दोस्तों? अव्यय जुड़ते हैं। बात आती है कर्मधारय की। कर्मधारय का दोस्तों अर्थ होता है विशेषण। तो जब कहा जहां पर हमारा एक विशेष्य पद होता है और एक विशेषण पद होता है, मतलब किसी एक वस्तु की या एक जो हमारा चीज दी गई होगी उसके गुण के बारे में बात की जाएगी, तो उनका जो संक्षेप करके शब्द बनता है वो किस में आता है दोस्तों? कर्मधारय में आता है। तो एक जो गुण के बारे में, विशेषता के बारे में बोध होता है वो किस में होता है? कर्मधारय में होता है दोस्तों। बात करते हैं बहुब्रीहि के बारे में। बहुब्रीहि के बारे में दोस्तों को दो शब्द जुड़ने के बाद एक तीसरा अर्थ बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं दोस्तों? तीसरा शब्द बनाते हैं। जैसे हम बात करेंगे दशरथ प्लस नंदन। दशरथ कौन है? अपने आप में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नंदन का अर्थ क्या है दोस्तों? नंदन का अर्थ होता है बेटा। तो दशरथ के बेटे कौन है दोस्तों? राम है। दोनों शब्दों को मिलने के बाद तीसरा अर्थ क्या निकलता है? राम निकलता है। तो तीसरा अर्थ हमारा क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाता है दोस्तों। बात करते हैं द्विगु समास की। तो जिन संख्याओं में जिन शब्दों में संख्या का बोध होता है, द्विगु का अर्थ क्या है दोस्तों? संख्या। तो जिन समास में संख्या का बोध होता है दोस्तों वो समास कौन से होते हैं? हमारे द्विगु समास कहलाते हैं। बात आती है द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास का अर्थ होता है दोस्तों ऐसे शब्द जो एक दूसरे के परस्पर विलोम हो या फिर एक दूसरे के लगभग दोस्तों पूरक हो। समझते हैं दोस्तों? विलोम शब्द हम इसमें ज्यादातर ले सकते हैं जिनको तोड़ने पे बीच में और लगता है। ठीक है दोस्तों, माता पिता हम लिखेंगे माता पिता। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? माता और पिता। ये जो बीच में योजक चिन्ह है ये किसका काम करेगा? और का करेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है दोस्तों? तो ये कारक संबंधी समास होता है। कौन सा संबंधी समास होता है दोस्तों? कारक संबंधी। अब कारक आप जानते ही हैं, आपने पढ़े होंगे 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो जितने भी कारक संबंधी शब्द आते हैं वो हमारे वो किस में आते हैं? तत्पुरुष में आते हैं दोस्तों। अब बात चल रही थी चंद्रमुखी की। तो चंद्रमुखी देखिए मुख एक हमारा क्या है? संज्ञा है।
ठीक है। और मुख की विशेषता क्या बताई गई है, चंद्रमुखी, मतलब उसका जो मुख है वो चंद्र के समान क्या है, उज्जवल है या चंद्र के जैसा है। तो मुख की विशेषता के बारे में बात की गई है। और हमने क्या कहा था कि जो विशेषता होती है या गुण होता है वो हमें कौन से समास में पता चलता है, कर्मधारय समास में पता चलता है। तो कर्मधारय समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कर, दूसरा ऑप्शन है हस्त, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कटी। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से जो हमसे पूछा गया है, एक तो सबसे बड़ी गलती जो पेपर में होती है दोस्तों, हम इस नहीं का ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों। पेपर में जो हमारा कभी कभार क्वेश्चन गलत होता है वो इसीलिए होता है कि हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं और हम आंसर लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। पर हमें पेपर को बहुत सावधानी से करना है दोस्तों और बहुत आराम से करना है। तो यहाँ पे हमें नहीं का ध्यान देना है। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों कटी, कटी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। कर है, कर हमारे हाथ का पर्यायवाची होता है, हस्त भी हम हाथ को कहते हैं, पानी भी हम हाथ को कहते हैं। पर जो कटी है दोस्तों, ये किसका पर्यायवाची होता है, कटी होता है कमर का। किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, कमर का पर्यायवाची होता है। तो कटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द दोस्तों तद्भव है। तो ऑप्शन है हमारा, पहला है पंडित, दूसरा है पंचाली, तीसरा है पंजीरी और चौथा है दोस्तों पंजर। तो देखिए तद्भव की बात चल रही है दोस्तों। पंडित जो है हमारा एक संस्कृत का शब्द है और जो संस्कृत के शब्द होते हैं दोस्तों वो सारे किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं दोस्तों। बात चल रही है पंचाली की, पंचाली भी हमारा संस्कृत का शब्द है दोस्तों, किस में आया है, तत्सम में आया है। बात करते हैं पंजीरी, पर ये जो पंजीरी शब्द है दोस्तों ये हमारा संस्कृत का शब्द नहीं है और यही क्या है, हमारा तद्भव शब्द है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो हमारा पंजीरी है वो कैसा शब्द है दोस्तों, तद्भव शब्द है। चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे जाने से पहले जरा मैं आपको एक बात बता दूं कि एक आता है तत्सम और एक आता है तद्भव। अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो तत्सम जो होता है, तत्सम की पहचान के लिए कुछ छोटी सी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि बिंदी। जिस भी आपके शब्द में सिर्फ केवल एक बिंदी दी गई होती है, ज्यादातर वो तत्सम में आते हैं, ज्यादातर दोस्तों, अधिकांश नहीं ज्यादातर। ठीक है। उसके बाद दूसरा, जिसमें संयुक्त अक्षर आते हैं दोस्तों, ठीक है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण आते हैं दोस्तों, वो सारे किस में आते हैं, हमारे तत्सम में आते हैं दोस्तों। बात आती है तद्भव की। ठीक है दोस्तों, तद्भव, तो तद्भव के पहचान क्या है, तद्भव में दोस्तों कभी भी जो चंद्र बिंदी आएगी वो हमारे हमेशा ही तद्भव में आती है। किस में आती है दोस्तों, तद्भव में आती है। और इसमें संयुक्त वर्ण दोस्तों नहीं आते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण इसमें नहीं आते हैं और तद्भव में हम वो शब्द प्रयोग करते हैं जो हम आम बोलचाल में अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द यहाँ पे जो आम बोलचाल वाले शब्द हैं ये भी क्या होते हैं हमारे दोस्तों, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, आम बोलचाल वाले शब्द भी हमारे क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, परिपत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब परिपत्र के बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि जब कोई एक पत्र एक साथ कई विभागों को भेज दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। ऑप्शन है हमारे, कार्यालयी पत्र, दूसरा है पारिवारिक पत्र, तीसरा है सामाजिक पत्र और चौथा है व्यक्तिगत पत्र। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो परिपत्र का बारे में हमने क्या बात करी कि जो हमारा एक मंत्रालय होगा, ठीक है दोस्तों, जो एक मंत्रालय या विभाग होगा वो जब एक पत्र एक से ज्यादा विभागों को भेजेगा, ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या हैं, विभाग हैं, एक से ज्यादा विभागों को भेजता है तो वो पत्र क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। अब बात चल रही है विभागों की दोस्तों, तो विभाग कहाँ होते हैं, हमारे कार्यालयों में होते हैं। किन कहाँ होते हैं, कार्यालयों में। तो इसका जो आंसर सही बनेगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, पहला ऑप्शन इनका यहाँ पर हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, कार्यालयी पत्र। तो परिपत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, कार्यालयी पत्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक पत्र के अंतर्गत कौन सा पत्र
आता है। अब सामाजिक पत्र कौन से होते हैं दोस्तों? जो हम आपस में प्रयोग करते हैं अपने जान पहचान के लोगों के लिए, या जिन लोगों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं उन लोगों के बीच में जो हम वार्तालाप करते हैं, ये तो उसका माध्यम जो होता है वो कौन से पत्र होते हैं दोस्तों? सामाजिक पत्र होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पुस्तक मांगने हेतु पत्र, दूसरा ऑप्शन है शुल्क माफ करने हेतु पत्र, तीसरा ऑप्शन है बधाई पत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, पुस्तक मांगने हेतु पत्र, पुस्तक हम अजनबी से भी मांग सकते हैं, तो ये हमारे सामाजिक पत्र में नहीं आएगा। शुल्क माफ करने हेतु पत्र, जरूरी नहीं है दोस्तों जिससे हम शुल्क माफ करवा रहे हैं वो हमारी जान पहचान का हो, तो ये भी हमारे सामाजिक पत्र में नहीं आएगा। बात आती है तीसरे ऑप्शन की, बधाई पत्र, पर हम बधाई ज्यादातर उन्हें देते हैं जो हमारे सगे संबंधी होते हैं। ठीक है, ये संबंधी ना हो या हमारी जान पहचान के जो भी होते हैं हम बधाई उनको देते हैं। तो जो बधाई वाले पत्र होते हैं या जितने भी हमारे निमंत्रण पत्र होते हैं वो सारे किस में आते हैं दोस्तों? सामाजिक पत्र में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो बधाई पत्र है वो किस में आता है दोस्तों? सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? तो निम्न में से मिश्र वाक्य के बारे में देखते हैं दोस्तों, कौन सा निम्न मिश्र वाक्य हमारा यहाँ पर नहीं है। मैंने एक पुस्तक जो नई है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। मैंने विज्ञान गोष्ठी, सॉरी दोस्तों, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी यहाँ पर। पहला ऑप्शन देखते हैं दोबारा से, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। दूसरा ऑप्शन है एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है मिश्र वाक्य की। तो देखिए मिश्र वाक्य जो होते हैं दोस्तों, वहां पर हमारी थोड़ी सी पहचान ये है कि वहां पर एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी जो दूसरा वाक्य है उस पर आश्रित वाक्य होता है दोस्तों। ठीक है, जो हम दो वाक्यों की बात करेंगे वो हमारी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये जो उदाहरण है किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मूठ सरसों, कौन सा है? एक मूठ सरसों किसका उपन्यास है? ठीक है दोस्तों, एक मूठ सरसों जो है किसका उपन्यास है, इसके बारे में हमें देखना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है यशोधर मठपाल। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है? यशोधर मठपाल। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों शैलेश मटियानी। दूसरा ऑप्शन क्या है? शैलेश मटियानी। तीसरा ऑप्शन है गोपेश्वर कोठियाल। और चौथा ऑप्शन है अजय सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, अजय सिंह रावत। तो हम बात कर रहे हैं एक मूठ सरसों। एक मूठ सरसों जो दोस्तों उपन्यास है ये लिखा गया है शैलेश मटियानी जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? शैलेश मटियानी जी के द्वारा लिखा गया है। तो जो ऑप्शन है हमारा वो दो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी जी ने जो है एक मूठ सरसों नामक उपन्यास यहाँ पर लिखा है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं शैलेश मटियानी की। तो शैलेश मटियानी का जो जन्म है, ये शैलेश मटियानी का जन्म होता है 1931 में दोस्तों। कब होता है? 1931 में होता है दोस्तों। और कहां पर होता है? तो ये निवासी हैं हमारे अल्मोड़ा के। कहां के निवासी हैं दोस्तों? अल्मोड़ा के निवासी हैं। इनका जन्म कब होता है? 1931 में होता है। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शैलेश मटियानी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे है दो दुखों का एक सुख। दो दुखों का एक सुख, ये रचना जो है दोस्तों ये भी हमारी किसकी है? शैलेश मटियानी जी की है। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों चील। एक इनकी रचना का नाम है चील, और चील रचना भी किसने लिखी है दोस्तों? शैलेश मटियानी ने लिखी है। अगली रचना है इनकी भविष्य और मिट्टी। भविष्य और मिट्टी, तो भविष्य और मिट्टी रचना किसकी है दोस्तों? ये भी शैलेश मटियानी की है। एक इनकी सबसे फेमस रचना आती है बर्फ की चट्टानें। कौन सी है दोस्तों? बर्फ की चट्टानें। ये रचना भी किसकी है दोस्तों? शैलेश मटियानी की है, बर्फ की चट्टानें। एक इनकी कहानी आती है, कौन सी कहानी आती है दोस्तों? बोरीवली से बोरबंदर। बोरीवली से बोरबंदर,
ठीक है दोस्तों, ये इनकी एक बहुत फेमस जो है रचना है। तो ये जो है हमारे सैलेस मटियानी के बारे में कुछ रचनाएं दी गई हैं। देखिए दोबारा से देखते हैं, सैलेस मटियानी जो है इनका जन्म कब होता है, 931 में जन्म होता है। कहाँ के निवासी हैं, अल्मोड़ा के निवासी हैं। इनकी रचनाएं फेमस कौन कौन सी हैं, तो एक तो हमने ऊपर क्वेश्चन में ही देख ली है, एक मूठ सरसों। दूसरी रचना है दो दुखों का एक सुख। तीसरी रचना है चील। चौथी रचना है भविष्य और मिट्टी। उसके बाद है बर्फ की चट्टाने और बोरीवली से बोर बंदर तक। ये इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का संबंध उत्तराखंड के कौन से वर्तमान जिले से है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, पहला अल्मोड़ा, दूसरा है चंपावत, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है पौड़ी। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा पौड़ी। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो है दोस्तों, इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म हुआ था सन 1900 में। कब हुआ था दोस्तों, सन 1900 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कौसानी में दोस्तों। कहाँ हुआ था, कौसानी में हुआ था। अब 1900 की बात चल रही है, 1900 में उत्तराखंड तो अस्तित्व में था नहीं दोस्तों। तो ये जो कौसानी है, ये पहले आता था अल्मोड़ा में। कहाँ आता था दोस्तों, अल्मोड़ा में। पर हमने बात किसकी की है दोस्तों, वर्तमान की। किसकी बात की है, वर्तमान की बात की है। तो ये जो वर्तमान में हमारा कौसानी है, ये आता है दोस्तों बागेश्वर। कहाँ आता है दोस्तों, बागेश्वर में। तो सुमित्रानंदन पंत का जो संबंध है उत्तराखंड के कौन से जिले से है दोस्तों, बागेश्वर जिले से है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, बागेश्वर। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमने 20 क्वेश्चनों को आपने यहाँ पर देखा है, उनके बारे में विस्तृत रूप से जो है चर्चा की है दोस्तों। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और इनके बारे में जो बताया गया है, जो भी हमने लिया है, ये सब हमारे जो आयोग का सिलेबस है, जो उसकी एक पैटर्न है, उसी पर आधारित है दोस्तों। इसी प्रकार का जो आपको पेपर है वो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। हमें आशा है कि आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी, और इसकी ये जो है आपको बहुत हद तक समझ में, पेपर को समझने के लिए सहायता करेगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी एक अलग वीडियो में अलग 20 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।